जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक फास्ट क्यूरियस मोड 15 मिनट शो साइंस के। यहाँ पर दोस्तों मैं सभी का स्वागत करूंगा और एक जबरदस्त जो सीरीज हम लोगों की चल रही है 15 मिनट शो की, उसमें आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसका एक ओवर जो बेसिक व्यू है हम ऑलरेडी ले चुके हैं। आज इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे और आज के जो ये 15 मिनट का जो टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जॉबग्रेड जिसका मतलब है राइज शाइन एंड अपग्रेड, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, क्योंकि ये फीचर्स जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमें यूट्यूब के साथ साथ एप्लीकेशन पर भी जाना चाहिए, तो एप्लीकेशन आपके पास डाउनलोड होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि बेसिक सिस्टम रेस्पिरेटरी होता क्या है, किस तरीके से एनर्जी लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के बिना या ऑक्सीजन की कमी के साथ, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से ये जो एयर है अंदर जाती है, एयर के साथ साथ क्या क्या अंदर जाता है, और साथ ही ये भी यहाँ पर देखेंगे कि ये जो जितनी भी हमको चीजें दिखाई गई हैं जो कि बिल्कुल बाइलिंगुअल तरीके से दिखाई गई हैं, ठीक है, उनका क्या मतलब है। देखो, सिंपल तरीके से पहले हम एक ओवरव्यू लेते हैं यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल तरीके से दोस्तों। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर ये नोस्ट्रिल्स है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ये देखो, ये नोस्ट्रिल्स है यानी कि नासिका छिद्र। एयर जो है यहीं से जाती है। यहाँ पर कान, यहाँ पर सॉरी, नाक के अंदर बाल होते हैं और म्यूकस भी होता है। अगर हम थोड़ा सा अंदर जाएंगे नेसल कैविटी में, तो वो बाल क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया को या जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं बड़े बड़े, उनको वहीं पर रोक देते हैं। तो आपके अंदर कोशिश, बालों, जो बाल होते हैं नाक के अंदर, वो बड़े मतलब प्रिवेंटिव होते हैं। मतलब वो बहुत हद तक प्योर एयर को हमारे अंदर भेजते हैं। ठीक है, एक पहले रफली ओवरव्यू देख लेते हैं। फिर ये नाक है, छेद के बाद में यहाँ से, और ये जो पार्ट है ये है नोसल पैसेज, जो यहाँ पर यहीं पर म्यूकस यानी कि चुपचुपा पदार्थ भरा हुआ होता है कि वो बैक्टीरिया, डस्ट पार्टिकल सबको यहीं पर रोक लेगा। और जो प्योर एयर है, एयर की बात कर रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन की नहीं बात कर रहा हूँ, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए बताइए देता हूँ, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि जब हम इनहेल करते हैं दोस्तों, यानी कि जब सांस को हम अंदर लेते हैं और जब हम सांस को बाहर लेते हैं, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। देखो, हम कहते हैं एयर, यानी कि अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो हम 78 की 78% नाइट्रोजन को इनहेल कर लेते हैं, और जब एक्सेल यानी कि बाहर निकालते हैं तो पूरी की पूरी नाइट्रोजन को दोस्तों बाहर निकाल लेते हैं। ये चीज याद रखेंगे। दूसरी ऑक्सीजन होती है, यहाँ पर हमारी कितनी होती है, 21% होती है। तो 21% में से ऑक्सीजन को 17% बाहर निकाल लेते हैं, 4% यहाँ एल्वियोली में रह जाती है। और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कितने परसेंट ऑक्सीजन बाहर आती है, तो 17% ऑक्सीजन बाहर आती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, देखो और भी गैसेज हैं, हमारा मतलब है CO2 से, तो 0.03% CO2 को हम इनहेल करते हैं, लेकिन लगभग 4.6% को हम बाहर निकालते हैं CO2 को। तो ये CO2 मेरे भाई कहाँ से आती है, तो यही तो आती है, कल हमने यही तो पढ़ा था, श्वसन प्रक्रिया के तहत यही तो होती है CO2, जो हमारी एनर्जी के साथ निकलती है। और जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है ऑक्सीजन की मात्रा से, तो निश्चित तौर पर हमको क्या आएगी, जमाई आने लगेंगी, यॉर्निंग, यानी कि हम एक थका थका लेजीनेस महसूस करने लगेंगे। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन जाते हैं, इसलिए 15 मिनट से चलाए भी जा रहे हैं। ठीक है, चलो, तो ये चीज हमसे आती है अंदर, ठीक है, और ये बाहर निकल जाती है। ये सारी चीजें हम यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये हमारे लिए हेल्पफुल होने वाली। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद में अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, तो नीचे जाने के बाद फिर होता है दोस्तों आपका फेरिंग्स। ठीक है, लेरिंग्स से ऊपर क्या होता है, आपका फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स की मैं बात करूं तो उसको हिंदी में हलक बोलते हैं। ये भी हेल्प करेगा कि प्योर से प्योर एयर आपके अंदर जाए। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे, आपको देखो ये यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, वॉइस बॉक्स दिख रहा होगा, ये यहाँ पर आपको, जिसको हम लेरिंग्स वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ये देखो, मैंने दबा दिया, मेरी आवाज नहीं निकलती है ना, जहां से आवाज निकलती है, तो इसका भी पर्टिकुलर वाइब्रेशन का टर्म होता है मेरे भाई। इससे ज्यादा या कम बोलोगे, मतलब ज्यादा बोलोगे तो दिक्कत हो जाती है। देखो मेरी बीच में आवाज बैठ गई थी, मतलब मेरे जो वाइब्रेशन से थे वो प्रॉपर नहीं थे, और मैंने फिर डॉक्टर को कंसल्ट किया, जो ENT स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्होंने मुझे कुछ एक्सरसाइज सिखाई, कुछ दवाई दी, और नाउ आई एम फिट। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हो जाती है। क्लियर। तो यहाँ से ये हमारा स्वर यंत्र है, और स्वर यंत्र से ये नीचे की तरफ जो आप देख रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं दोस्तों ट्रैकिया, जिसको दूसरे शब्दों में विंड पाइप बोला जाता है। यहीं से ये विंड पाइप आती है।
और इसमें ये कार्टिलेज भी लगे रहते हैं कि भैया कहीं ये ट्रेके चिपक ना जाए, आपस में चिपक जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। और सुनो, आपको अस्थमा जैसी बीमारी होती है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये जो आप यहाँ पे लेयर देख रहे हैं ना, यहाँ लेयर पर स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, और जब लेयर पर स्वेलिंग आ जाएगी तो एयर को अंदर जाने का स्पेस कम मिलेगा। 17% ऑक्सीजन हमारे पास रहती है ना, बाहर निकल जाती है, 4% रहती है, तो मेरे भाई वो ऑक्सीजन और कम आएगी तो हमें सांस लेने में दिक्कत। ठीक है, तो ये यहाँ से ट्रेकिया, जैसे ये ट्रेकिया दो पार्ट्स में हमारा बंटता है तो इसको हम बोलते हैं ब्रोंकस। यहाँ से ट्रेकिया इस तरीके से आएगा और ये दो पार्ट्स में दोस्तों हमारा इस तरीके से बढ़ जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकस बोलेंगे। ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी आपने सुनी होगी, उसको ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। कहता मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ या कर लेता हूँ तो हाथ पैर फूलने लगते हैं, तो जब ऑक्सीजन प्रॉपर बॉडी को नहीं मिलेगी तो यही जो दिक्कत होगी। कोरोना में ऑक्सीजन ही तो नहीं मिली थी। ठीक है, चलो, तो जैसे ही ये यहाँ पर टूटते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकस बोलते हैं। और इन्हीं ब्रोंकस पर छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स बने होते हैं, इस तरीके से क्या बने होते हैं, आप देख रहे हैं छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स बने होते हैं। क्लियर, इनको बोलते हैं श्वसनिका। देखो ये यहाँ पर है ब्रोंक्यूल और ये श्वसनी यानी कि ब्रोंकस। ठीक है, एक एक पार्ट में यहाँ पर आपको रफली बता रहा हूँ, फिर एक एक पार्ट को डीप में जाके हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। ठीक है, तो अब बाद में आप देखेंगे यहाँ पे देखो गुच्छे से बने हुए हैं जिनको हम एल्वियोली या एल्वियोलर सैक, अगर एक है तो एल्वियोलर सैक या फिर एल्वियोली जिसको वायु कोष्ठक बोलते हैं। तो मैंने जो कहा कि 4% ऑक्सीजन रुकती है, तो यहीं पर 4% ऑक्सीजन रुकती है दोस्तों, और यहीं से उस ऑक्सीजन को कौन ले जाता है, ब्लड के अंदर आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, उसके अंदर एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, तो वो हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को ले जाकर पूरे के पूरे शरीर में बांट देता है। ठीक है, देखो मैंने कहा ना ये एल्वियोली सैक है, तो कृपिकाएं बोलते हैं या वायु कोष्ठक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये जो पेन मेरा दिख रहा है इसको हम रिबकेज बोलते हैं, पसलियां। केक देखा है आपने, बड़ा सॉफ्ट सा ताजा ताजा केक, ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है हमारा ये है दोस्तों लंग्स। ठीक है, जिनको फेफड़े कहते हैं, फुसफुस भी इनको बोला जाता है, क्योंकि फुसफुस की आवाज करते हैं। और सुनो, एक बार जो हमने इनहेल कर लिया तो हमारे लंग्स की औकात ही नहीं है कि ये खुद एक्सहेल कर पाए। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान से सुनना, जैसे ही हमने एक बार इनहेल कर लिया हमारे लंग्स की औकात ही नहीं है कि ये एक्सहेल कर पाए, तो इसके करने के लिए हमारा जरूरत होता है डाइफार्म, जिसको शीट ऑफ मसल्स, मसल्स की शीट्स होती हैं, ये एकदम अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट करती हैं। जब इनहेल होता है तो ये नीचे की तरफ होगा, जब एक्सेल करना होता है तो यही ये जो डाइफार्म है ये इसको लंग्स को ऊपर पुश करता है, और जो सारी की सारी एयर है वो बाहर चली जाती है। आपने कभी कभी देखा होगा किसी का एक्सीडेंट हुआ या सुना होगा कि भाई एक्सीडेंट में तो मुझे भला सही दिख रहा था, कहीं खून भी नहीं निकले, खोपड़ा भी नहीं फटा, टांग भी नहीं टूटी, वो मर गया, क्योंकि उसके ये डाइफार्म यहाँ होता है, ये रिब्स के नीचे, तो ये डाइफार्म जो यहाँ पर है ये टूट जाता है ना, ये मसल्स ब्रेक हो जाती है। ब्रेक हो गई तो मेरे भाई अब जो अंदर एयर आ चुकी है लंग्स के वो बाहर कैसे जाएगी, और जब बाहर वाली एयर अंदर नहीं जाएगी तो अंदर कैसे आएगी, बाहर नहीं जाएगी, बाहर वाली एयर अंदर वाली एयर बाहर नहीं जाएगी तो बाहर वाली अंदर कैसे आएगी, भाई डाइफार्म ने काम करना बंद कर दिया, तो कहते हैं ना दम घुटने से मौत हो गई, है ना, तो वो सारी चीजें हमारी यहाँ पर। ठीक है, अब इन लंग्स को प्रिजर्व करने के लिए एक कैविटी की जरूरत पड़ती है, उस कैविटी को हम बोलते हैं प्लूरा कैविटी, है ना, ये भी एग्जाम में आता है, प्लूरा कैविटी बोला जाता है। हमारे लंग्स क्या रहते हैं, बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके हमने यहाँ पर सारे पार्ट्स पढ़ लिए, सभी पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, और उससे भी इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, और इसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, कितने परसेंट ऑक्सीजन रह जाती है, 4%। ठीक है, आइए अब एक बार फिर से पढ़ते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, और एक एक करके इन सभी पार्ट्स को पढ़ते हैं, क्या क्या इन सभी पार्ट्स का मतलब। इसके लिए हम एक पार्ट और लेके आएंगे, आधे पार्ट हम इस पार्ट में पढ़ लेते हैं, बचे हुए आधे, और जो बची हुई चीजें रह जाएंगी वो एक और पार्ट्स में हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलो, तो देखो फिर से यहाँ से कह रहा है कि मानव श्वसन तंत्र यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, बिल्कुल एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ओवरव्यू आपको सारा समझा चुका हूँ कि मानव श्वसन तंत्र वह प्रणाली है जो शरीर में वायु के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार है। हमको लगता है ऑक्सीजन के आदान प्रदान के, कार्बन डाइऑक्साइड के नहीं मेरे प्यारे बच्चों। हमें समझना बात को, जब कोई भी पेशेंट बिस्तर पे लेटा हुआ है हॉस्पिटल में, उसको ऑक्सीजन दी जा रही है तो प्योरली ऑक्सीजन नहीं दी जाती, हीलियम और ऑक्सीजन दी जाती है। कोई भी समुद्र में गोताखोर नीचे जा रहा है तो वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण लेकर जाएगा, ज्यादा ही गहराई में जा रहा है
तो वो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण लेकर जाएगा। कभी भी हमें प्योर ऑक्सीजन लेने की आदत ही नहीं है, ना हमको कभी प्योर ऑक्सीजन दी जाती है। वो जो मैं आपको बता रहा हूँ मेडिकल में जो हमको दी जाती है उस गैस को हम बोलते हैं हीलियोक्स, जिसमें हीलियम होती है और ऑक्सीजन होती है। ये मत सोचिएगा कि हम ऑक्सीजन लेते हैं CO2 निकालते हैं। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो। तो वायु के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके माध्यम में शरीर ऑक्सीजन प्रवेश करती है। देखो, ऑक्सीजन करती है, इसके साथ और भी करती है। मेन जो काम है आप यहाँ पर देखेंगे, मेन काम है ऑक्सीजन यहाँ पर 4% रही और ये इतनी सारी परसेंट निकली, तो इसीलिए हम इसको बोल देते हैं कि CO2 निकलती है। ठीक है, CO2 बाहर निकलता है। यह तंत्र शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा काम करता है और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण अंग है फेफड़े। और ये सभी मिलकर आपको क्या बनाते हैं, ये पूरे का पूरा पार्ट आपको क्या दिख रहा है, फेफड़ा, जो कि प्लूरल कैविटी और हमारी जो रिब्स होती हैं 12 इधर 12 इधर, इनसे सेफ रहता है। ठीक है भाई, चलो। थोड़ा फास्ट शो है, 15 मिनट शो, ठीक है, इसलिए इसको उस हिसाब से ले रहे हैं। देखो कुछ पार्ट्स हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, जैसे कि नोज। नोज में मैंने आपको बता दिए, उनकी बालों के अंदर जो हेयर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेयर फॉलिकल्स बोलते हैं, जिनका अपना अलग महत्व है। लेकिन हम क्या करते हैं भाई, बालों को तोड़ते रहते हैं। हमें अब नहीं करना, जो बाल एक्स्ट्रा निकल जाए उसको बस कैंची से थोड़ा सा काट लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नाक के बालों के अंदर। ठीक है भाई, चलो। तो मुख्य कार्य क्या है, नाक मानव श्वसन तंत्र का पहला अंग है। पहला अंग बोले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम। यह हवा को शुद्ध करता है और शरीर में प्रवेश कराता है। सर हवा को शुद्ध कैसे करेगा, बाल, ठीक है। तो नाक में दो नसिकाएं छिद्र, जिसको नोस्ट्रिल्स बोलते हैं, ये जो नाक में आप उंगली करते रहते हो ना, इनको ही नोस्ट्रिल्स बोलते हैं, जो हवा को शरीर में प्रवेश करने देते हैं। नाक में रोम, उनको हिंदी में रोम बोला जाता है, फॉलिकल्स बोला जाता है, जो धूल और बैक्टीरिया को रोकते हैं। ठीक है, तो नाक का मुख्य कार्य क्या हो गया, हवा को शुद्ध करना हो गया। उसे गीला, मॉइस्ट, जो गंदगी नाक की हम निकाल देते हैं, है ना, कभी भी इसको निकालने लगते हैं, अरे बाथरूम जाइए आराम से निकालिए, वो गंदगी होनी जरूरी है, चिपचिपा पदार्थ होना जरूरी है, क्योंकि वहां से डस्ट पार्टिकल चिपकेंगे उसमें, वही तो वो होते हैं। मॉइस्ट करना ताकि शरीर में ठंडी या गर्म हवा का प्रभाव कम हो। ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी है कि ठंड में जनरली हम नाक से सांस लेते हैं, है ना, क्योंकि ठंड में बाहर ठंडी है और हमें नाक से सांस लेंगे तो गरम गरम, है ना। तो ये सब हमारे क्या है, नाक के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो उदाहरण के तौर पर देखिए, सर्दी के मौसम में यानी विंटर सीजन में जब बाहर ठंडी हवा होती है तो नाक हवा को गर्म करती है ताकि शरीर को आराम मिल सके। यही कारण है हम अक्सर ठंडे मौसम में नाक से ही सांस लेते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड है ही, उसी टेम्परेचर पर वो नाक जो बाहर एयर होती है उसको अंदर लेने की कोशिश। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं भैया, ठंडी में आपने देखा होगा नाक से सांस लेते हैं, और जनरली हमको नाक से ही सांस लेना चाहिए। जब हम सुबह जॉगिंग करते हैं तो हम मुंह बात करते जॉगिंग करते नहीं करनी चाहिए। जॉगिंग का मतलब है नाक से सांस लेना, नाक से सांस लेना। इसका रिजल्ट आपको समझ में आ गया। गंदगी और प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन में भी नाक की यह सुरक्षा प्रक्रिया काम आती है। जब हम बाहर होते हैं तो नाक धूल और प्रदूषण को फिल्टर कर देती है। वही चीज है, घुमा फिरा के एक ही चीज आपसे कही जा रही है और वो चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, सेकंड पार्ट है नासिका गुहा, जिसको हम नासा गुहा यानी कि नेसल कैविटी बोलते हैं, जो थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो नासिका गुहर में म्यूकस झिल्ली, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो हवा को शुद्ध करती है। यह धूल, बैक्टीरिया या अन्य हानिकारक तत्व को रोकने में मदद करती है, वही चिपचिपा पदार्थ जो मैंने बताया। तो वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए नासिका गुहा वायु का मार्ग को वार्म यानी कि गर्म और शुद्ध रखती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखिए, जब आप गर्मियों में बाहर यानी होते हैं तो नाक ठंडी हवा को शुद्ध कर शरीर के भीतर प्रवेश करती है। इसके साथ ही ठंडे मौसम में नाक हवा को गर्म कर देती है ताकि शरीर में ठंडक ना पड़े। ठीक है, तो ये बिल्कुल मौसम के हिसाब से नाक काम करती है। और किसी को बड़ी दिक्कत हो जाती है दोस्तों, जब मौसम, खासकर मुझे मौसम चेंज हो जाए तो भाई जो नाक की जो झिल्ली होती है ना वो बिल्कुल छिल जाती है, उसमें फिर छींक ज्यादा आती है, थोड़ी सी डस्ट लग जाए तो छींक ज्यादा आती है, ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। उसको एलर्जी बोलते हैं, साइनस बोलते हैं, लाइलाज बीमारी है, कभी कभी होती है मौसम के विभाग से। मतलब उसको पता लग जाता है कि हम कब एसी से बाहर जा रहे हैं और बाहर से एसी में आ रहे हैं, नाक को पता लग जाएगा और छींक आ जाती है। ठीक है, तो वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन के कारण नासिका गुहा प्रदूषण को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। ये सब इसके क्या है काम। फिर बात करेंगे दोस्तों फेरिंग, जिसको मैंने आपको हलक बताया था कि ग्रासनी एक प्रकार का मार्ग है
जो नाक, नोज और मुंह, माउथ से हवा को गले तक पहुंचाता है। यह श्वसन, ब्रीथिंग और पाचन दोनों कार्यों में जिम्मेदार होता है। जब हम खाना खाते हैं तो ग्रसनी खाने को ग्लोटिस के माध्यम से पेट तक पहुंचाता है। देखो होता क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करें फेरिंग्स पर, तो फेरिंग्स के नीचे कुछ इस तरीके का हिस्सा बना होता है। एक आपका हो गया दोस्तों विंड पाइप, और एक यहीं से निकला रहता है आपका फूड पाइप। ठीक है, और यहाँ पर इनको कंट्रोल करने के लिए लगा रहता है एपिग्लोटिस, जिसको यहाँ पे कहा गया है। समझना इसको, बात को, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये एपिग्लोटिस। अब मान लीजिए इससे पहले ये कह रहा है यहाँ पर कि एक ही प्रकार का मार्ग है डाइजेशन में भी और ब्रीथिंग में भी, यानी हवा भी यहीं से आएगी और खाना भी यहीं से आएगा। अब हमें क्या करना है मेरे भाई, इसको एपिग्लोटिस को, जो हमारा माइंड होता है, ब्रेन, वो कंट्रोल करता है। जैसे उसको लगा कि मेरे भाई खाना है तो वो इधर फूड पाइप में भेज देगा इसको, उसको लगा खाना नहीं है, हवा है, तो वो इसको खोल के इसको कहाँ पर भेज देगा, विंड पाइप में भेज देगा, विंड को, हवा को। ये काम किसका होता है, एपिग्लोटिस का होता है। कभी कभी हम किसी के बारे में सोच रहे होते हैं खाना खाते समय, तो क्या होता है सर, वो खाना हमारे ट्रेकिया में चला जाएगा, विंड पाइप में चला जाएगा, फिर हमको जल्दी जल्दी खांसी होती है, और वो जब तक होती रही जब तक ये खाना वापस लौट के यहाँ नहीं आ जाएगा। इसलिए तो ईसोफेगस जो होती है, जहां से खाना ट्रेवल करता है, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पे काम करती है, ताकि वो उसको फूड पार्टिकल्स को नीचे ही ले जाती है अपने पेट की तरफ। ठीक है, तो ये जो कंट्रोल करने वाला काम होता है, ये किसका होता है दोस्तों, एपिग्लोटिस का होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, खाना खाते समय ईटिंग फूड, जब आप खाना खाते हैं तो ग्रेसनली ग्लोटिस, जिसको मैंने एपिग्लोटिस बोला है, के माध्यम से भोजन को गले, थ्रोट तक पहुंचता है और हवा की नालिका को बंद कर देता है, ताकि भोजन श्वासिक जो नली है, विंड पाइप है, उसमें ना पहुंच सके। ये काम किसका है, एपिग्लोटिस का है। सीधा क्वेश्चन आ सकता है। खांसी की बात करेंगे, खांसी के दौरान ग्रसनी के कार्य में हवा को बाहर फेंक दिया जाता है, ताकि शरीर में बाहरी बैक्टीरिया या वायरस बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ये हमारे पार्ट हो गया किसका दोस्तों, फेरिंग्स का। निष्कर्ष निकाला जाए तो मानव श्वसन तंत्र शरीर में वायु का आदान प्रदान सुनिश्चित करता है। यह शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। नाक, नासिका, गुहर और ग्रैसनी जैसे अंग मिलकर इस प्रकार की संचालित करते हैं, ताकि शरीर के अंदर हवा सही तरीके से पहुंच सके। पूरा ओवरव्यू जानने के बाद एक एक चीज यहाँ पर आप लोगों की प्रॉपर लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, अच्छा, आज अब जो लेरिंग्स है, लेरिंग्स से हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको अगले पार्ट का इंतजार करना पड़ेगा। बाकी मैं आप लोगों से कहूंगा कि सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर हम तो दोस्तों क्या करें, फॉलो करें, और ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और ये हमारा नंबर है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इस पर कॉल कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय